लाइफ बहुत छोटी है दोस्तों, पर दिल से जियो तो बहुत है। असल में ये ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन हम ना इसे कहाँ खूबसूरत समझते हैं। कई सारी चीज़ें हमारे पास होने के बाद भी हम रोते रहते हैं। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। ज़रा सी दिक्कत क्या आ जाती है लाइफ में, हम तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, सब कुछ सिर्फ मेरे साथ ही होता है। सच बताऊं तो ये सब सिर्फ आपकी थिंकिंग है, आपके सोचने के ऊपर निर्भर करता है। ये सब ना सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। आपकी सोच आपको चुटकी में हीरो से ज़ीरो और ज़ीरो से हीरो बना सकती है। इस बात पर एक लेजेंड भी जोर देते थे, जिनका नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। आज की इस वीडियो में हम जिद्दू कृष्णमूर्ति की बायोग्राफी और उनके थॉट्स के बारे में जानेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ रुबीना यूसुफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया भर के लोग थे जिनके दीवाने, वो थे जिद्दू कृष्णमूर्ति। ये एक बहुत ही फेमस पब्लिक स्पीकर और फिलोसोफर थे। इनके थॉट से सैकड़ों हजारों लोगों की ज़िंदगी बदल गई। लोग इनके इतने दीवाने थे, लेकिन फिर भी ये एकदम सिंपल लाइफ जीते थे और अपने आप को एक नॉर्मल पर्सन बताते थे। जिद्दू कृष्णमूर्ति का बर्थ 11 मई 1895 में मदनापल्ली में हुआ था। क्योंकि इनका बर्थ भारत की आज़ादी से पहले हुआ था, तो ये जगह मदनापल्ली ये मद्रास प्रेसिडेंसी में आती थी। लेकिन अब ये मदनापल्ली का एरिया प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश में आता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति जब सिर्फ 14 साल के थे, तब अद्यार बीच के पास उन्हें डॉक्टर एनी बेसेंट मिली। एनी बेसेंट, जो कि 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही और थियोसॉफिकल सोसाइटी की लीडर थी, उन्होंने जिद्दू कृष्णमूर्ति को अडॉप्ट कर लिया। गाइस, थियोसॉफिकल सोसाइटी एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी पर मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिद्दू कृष्णमूर्ति की अपब्रिंगिंग थियोसॉफिकल सोसाइटी में हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने ये अनाउंस कर रखा था, ये दावा कर रही थी थियोसॉफिकल सोसाइटी कि अगले वर्ल्ड टीचर मैत्रेय बुद्ध का बर्थ होगा। अब ये क्या है रुबीना? घबराना नहीं, समझा रहे हैं। देखिए गाइस, आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने कहा था कि वो मैत्री के नाम से एक बार फिर इस धरती पर जन्म लेंगे और इस दुनिया के लोगों को बचाएंगे, इस दुनिया के लोगों को गाइड करेंगे वर्ल्ड टीचर के रूप में। तो गाइस, थियोसॉफिकल सोसाइटी को पूरा विश्वास था कि बुद्ध का मैत्री के रूप में जन्म होगा। अब हुआ ये कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जिद्दू कृष्णमूर्ति को बुद्ध का दूसरा जन्म मैत्री मान लिया और उन्हें वर्ल्ड टीचर अनाउंस कर दिया। लोगों को बता दिया कि जिद्दू कृष्णमूर्ति ही बुद्ध का दूसरा जन्म है और ये हमारे वर्ल्ड टीचर हैं। इनके थॉट्स को हमें फॉलो करना है। अब हुआ ये कि जब इतनी बड़ी उपाधि जिद्दू कृष्णमूर्ति को दे दी गई, तो इनके लिए एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया गया, जिसका नाम था द ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट। ये ऑर्गेनाइजेशन अप्रैल 1911 में बनाई गई। ये ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए बनाई गई थी ताकि जिद्दू कृष्णमूर्ति के थॉट्स को पूरे दुनिया भर में फैलाया जा सके। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड जिद्दू कृष्णमूर्ति को बनाया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों ने काफ़ी सारे पैसे और प्रॉपर्टी भी डोनेट करी। ईयर 1911 में इन्हें पढ़ाई और ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। कृष्णमूर्ति ने पूरे इंग्लैंड में ट्रैवल किया और ये फाइनेंशियली बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए। कृष्णमूर्ति एजुकेशन ले चुके थे, इन्हें अब समझ हो गई थी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। थियोसॉफिकल सोसाइटी कृष्णमूर्ति से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठी थी। कृष्णमूर्ति ये करेंगे, कृष्णमूर्ति वो करेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उससे अपने थॉट्स को फैलाएंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। कृष्णमूर्ति ने थियोसॉफिकल सोसाइटी से साफ साफ कह दिया कि भैया, मुझे कोई वर्ल्ड टीचर का पद नहीं चाहिए और ना ही मैं बुद्ध का दूसरा जन्म मैत्री हूँ। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और ना ही मुझे ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो आपने मेरे लिए इतने सारे पैसे लगाकर बनाई है। कृष्णमूर्ति ने 1929 में ये वर्ल्ड टीचर वाली उपाधि को ख़त्म कर दिया और जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी इनके थॉट्स को फैलाने के लिए, वो भी ख़त्म कर दी। वो सारा पैसा, वो डोनेशन, वो सारी प्रॉपर्टी इन्होंने वापस कर दी जो इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में दी गई थी। सोचिए ज़रा, इतनी बड़ी उपाधि, इतना पैसा इन्हें बिना कुछ किए मिल रहा था, लेकिन इन्होंने नहीं लिया। और आज के लोगों को देखो ज़रा, वो तो दूसरों से छीनने के पीछे पड़े रहते हैं। हर चीज़ का क्रेडिट, हर चीज़ की तारीफ चाहिए होती है। देखिए ज़रा कृष्णमूर्ति को, उन्हें तो इतने फॉलोअर्स मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं लिया। उन्होंने इस पद को छोड़ने के वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी दिया था
उन्होंने बोला, ट्रुथ इज़ अ पाथलेस लैंड, मैन कैन नॉट कम टू इट थ्रू एनी ऑर्गेनाइजेशन, प्रीस्ट और रिचुअल, नॉट थ्रू एनी फिलोसफिकल नॉलेज। यानी कि सच एक ऐसी लैंड है, एक ऐसी ज़मीन है जिसका कोई रास्ता नहीं है, जिस तक इंसान किसी ऑर्गेनाइजेशन के रास्ते, किसी पंडित या किसी रिवाज के रास्ते या किसी फिलॉसफी के रास्ते नहीं जा सकता। इनका कहने का मतलब ये था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जो इतनी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसके थ्रू इंसान सच तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सच एक ऐसी लैंड है जिसका कोई रास्ता ही नहीं है। आगे इन्होंने कहा, ही हैज़ टू फाइंड इट थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट्स ऑफ हिज ओन माइंड एंड थ्रू ऑब्जर्वेशन। उनका कहना था कि इंसान ट्रुथ तक यानी कि सच्चाई तक तभी पहुंच सकता है जब वो अपने थॉट्स को समझे, अपने दिमाग को समझे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। यानी कि हमें कुछ भी जानना है या कोई भी डेवलपमेंट करना है तो हमें खुद को समझना होगा, खुद की थिंकिंग को समझना होगा, तभी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। जिद्दू कृष्णमूर्ति किसी रिलीजन, कास्ट, नेशनलिटी या ट्रेडिशन को नहीं मानते थे, नहीं फॉलो करते थे। वो कहते थे कि ना वो किसी रिलीजन के हैं, ना किसी कास्ट के हैं और ना ही किसी नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं। वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे जो लोगों को बांटती हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन से हटने के कुछ वक्त बाद कृष्णमूर्ति बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लोगों के सामने आए। ये किसी रिलीजन, कास्ट या क्लास से बंधे हुए नहीं थे। इनकी नॉलेज और एजुकेशन किसी एक रिलीजन या किसी एक कंट्री के लिए नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए थी, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए थी। इन्होंने स्पीचेस देना स्टार्ट किया। पूरी दुनिया में अलग अलग जगह जाकर ये स्पीचेस देते थे, लोगों से बात करते थे, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते थे और समझते थे। अपनी स्पीचेस में कृष्णमूर्ति ये बात बार बार कहते रहते थे कि लोगों को अपने आप को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग भटके हुए हैं, नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है। कोई भी इंसान आकर हमें कुछ भी बता के चला जाता है और हम उसकी बात मान लेते हैं, खुद से कुछ पता लगाने की कोशिश ही नहीं करते हैं, किसी चीज़ पर सवाल नहीं उठाते हैं, जो जैसा चला आ रहा होता है उसे वैसे ही फॉलो करते रहते हैं। हमें खुद को बदलना होगा। अब बदलेंगे कैसे? सेल्फ नॉलेज के थ्रू। हमें खुद को जानना होगा, खुद को पहचानना होगा, खुद से जागरूक होना होगा। कृष्णमूर्ति इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे कि दुनिया में या सोसाइटी में कोई भी बदलाव लाना हो तो इंसान के थॉट्स को बदलकर लाया जा सकता है। इंसान के अंदर रियलाइजेशन लाकर कुछ भी बदला जा सकता है। वो हमेशा ये कहते रहते थे कि रिलीजन, कास्ट, क्रीड, इन सब चीज़ों ने हमें बांट दिया है और हमारे सोचने और समझने की शक्ति को सिकोड़ दिया है। कृष्णमूर्ति का मेन मकसद ये था कि बस वो किसी तरह से इंसान की सोचने की पावर को बढ़ा सके, इंसान की सोचने की पावर्स में जो रुकावट है, जो लिमिटेशन है, उसे दूर कर सके। इंसान बिना किसी लिमिटेशंस के सोचे, जहाँ तक चाहे वहाँ तक सोचे, दूर दूर तक सोच सके, कोई सीमा ना रहे। क्योंकि इंसान जब तक लिमिटेड रहेगा तब तक वो खुलकर नहीं सोचेगा, और जब तक वो खुलकर नहीं सोचेगा तब तक वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। कृष्णमूर्ति कहते थे कि कभी भी किसी को कॉपी मत करो। हम जो देखते हैं वो कॉपी करने लग जाते हैं। कोई कैसे बोल रहा है, चल रहा है, उसका स्टाइल, फैशन, थॉट्स सब कुछ कॉपी करने लगते हैं, यहाँ तक कि करियर तक फॉलो करने लगते हैं। अपने आप का बेस्ट वर्जन बनो ना। आप क्या किसी से कम हो जो दूसरों को कॉपी कर रहे हो? आप कितने इंपॉर्टेंट हो अभी ये बात आपको खुद भी नहीं पता है। आपको एक डिफरेंट फेस मिला है, डिफरेंट पहचान मिली है, डिफरेंट टैलेंट्स मिले हैं। आप खुद को संवारो। कृष्णमूर्ति कहते थे कि हमें एक साइकोलॉजिकल रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है। साइकोलॉजिकल यानी कि दिमाग या सोच से रिलेटेड, और रिवॉल्यूशन यानी कि क्रांति, चेंजेस या बदलाव। यानी कि कृष्णमूर्ति कहते थे कि हमें दिमाग की क्रांति, सोच की बदलाव की ज़रूरत है। कृष्णमूर्ति कहते थे कि ये ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, ये ज़िंदगी उतनी बुरी नहीं है जितना हम इसे समझते हैं। हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। जब हम चीज़ों के खिलाफ विद्रोह करेंगे, जब हम रिलीजन, ट्रेडिशन और सोसाइटी की चीज़ों के खिलाफ रिवोल्ट करेंगे, क्वेश्चंस उठाएंगे, तभी हम सच्चाई तक पहुंचेंगे। हमें नई नई चीज़ों को डिस्कवर करना है, खोजना है, कॉपी नहीं करना है। कृष्णमूर्ति की स्पीचेस सुनने के लिए लोग दुनिया भर से आने लगे। ऐसे लगता था जैसे लोग कृष्णमूर्ति की तरफ खिंचे चले आ रहे हों। लेकिन इन्होंने कभी भी अपने आप को महान नहीं कहा और ना ही इन्होंने अपने कोई फॉलोअर्स बनाए। इन्होंने लगभग 70 सालों तक दुनिया भर में स्पीचेस दी, साथ ही अकेले में लोगों से बात भी करी। इन्होंने साइंटिस्ट के, एजुकेटर्स के, स्कॉलर्स के, स्टूडेंट्स के और भी कई सारे ग्रुप से बात करी और उन्हें जागरूक किया,
पूरी लाइफ इन्होंने एक इन्वेस्टिगेटर की तरह निकाली। हर चीज़ पर ये सवाल उठाते थे और उसका आंसर ढूंढते थे और अपने ऑडियंस से भी यही सेम चीज़ करने को कहते थे। इन्होंने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया। इनका कोई भी परमानेंट घर नहीं था, लेकिन जब ये ट्रैवल नहीं करते थे तब ये ज़्यादातर ओहायो, कैलिफोर्निया, ब्रॉकवुड पार्क, इंग्लैंड में रुका करते थे या फिर चेन्नई में रुकते थे। कृष्णमूर्ति की स्पीचेस, लोगों से करी गई बातचीत और उनके लिखे हुए लेटर्स को 60 से भी ज़्यादा बुक्स में पब्लिश किया गया है और ये बुक्स काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की जा चुकी हैं। इनकी बातें कई वीडियोस और ऑडियोज़ में भी रिकॉर्डेड है। कृष्णमूर्ति ने पूरी ज़िंदगी भर स्पीचेस दी। इनकी डेथ 17 फेब 1986 में 90 ईयर्स की एज में ओहायो, कैलिफोर्निया, यूएस में हुई। कृष्णमूर्ति एक बहुत ही सिंपल, प्योर एंड ओरिजिनल पर्सन थे। कृष्णमूर्ति के थॉट्स को फैलाने के लिए इंडिया, स्पेन, अमेरिका और यूके में कृष्णमूर्ति फाउंडेशन बनाए गए। इंडिया में कृष्णमूर्ति फाउंडेशन चेन्नई में है, स्पेन में बार्सिलोना में है, अमेरिका में ओहायो, कैलिफोर्निया में है और इंग्लैंड में ब्रॉकवुड पार्क में कृष्णमूर्ति फाउंडेशन है। कृष्णमूर्ति की फेमस बुक्स हैं द सॉन्ग ऑफ लाइफ, जो कि 1931 में पब्लिश हुई, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, जो कि 1954 में पब्लिश हुई, कमेंट्रीज ऑन लिविंग, जो कि 1960 में पब्लिश हुई, थिंक ऑन दीज थिंग्स, जो कि 1964 में पब्लिश हुई, फ्रीडम फ्रॉम द नोन, जो कि 1969 में पब्लिश हुई, द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि 1973 में पब्लिश हुई, द एंडिंग ऑफ टाइम, जो कि 1985 में पब्लिश हुई। और भी कई सारी बुक्स हैं, लेकिन ये ज़्यादा फेमस है। तो गाइस, ये थी जिद्दू कृष्णमूर्ति की बायोग्राफी। होपफुली वीडियो नॉलेजेबल होगी। वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेफ्ट हैंड पर आने वाली वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।